अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, जो कि देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के साथ 14 साल के बाद जिसमें इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को मैनेज किया, इन्होंने अपने खुद के फंड की शुरुआत की है। इनकी लीडरशिप में कोटक म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का AUM था वो कई गुना बढ़ा था। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में बहुत टाइम के बाद एक थोड़ा डर का माहौल है, हालांकि शायद ज़्यादा कारण ग्लोबल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, जो मार्केट में इस समय सबसे बड़ा डर है कि जो एकदम से FII की सेलिंग आई, क्या ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जो चाइना ने अनाउंस किया, क्योंकि चाइना की मार्केट सस्ती है तो FIIs यहाँ बेच रहे हैं और चाइना में ले रहे हैं, क्या ये सही होगा? और अगर हाँ तो इसकी वजह से मार्केट और कितना गिर सकता है? हाँ, अनुज भाई, अगर आप देखें तो काफी टाइम से हम वैल्यूएशन को लेके कंसर्न थे अक्रॉस द मार्केट स्पेस, और हमें लग रहा है कि चाइना या इजराइल एक एक्सक्यूज के फॉर्म में आया जो मार्केट में एक ट्रिगर और कैटलिस्ट था कि ओवर वैल्यूएशन को किस तरह कम किया जाए। और तीन चार चीज हम देख रहे हैं अनुज भाई, जो आने वाले समय में मार्केट्स को डिफाइन करेगी। और हमारा मानना है कि 12 से 18 महीने नेक्स्ट पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जो बेस्ट फेज था रहा लास्ट 3 साल का, जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर हाथ रखो उन्होंने आपको पैसा बनाया, आई थिंक वो क्लियरली डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर हम देखें लास्ट पहली तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्लो था। और अगर लास्ट 3 महीने में भी देखें तो काफी सारे जो डेटा फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं वो काफी हमें थोड़ा सा डरा रही हैं कि स्लो डाउन इकोनॉमी में स्टार्ट हो गया है। पहला अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप देखिए। फर्स्ट 5 मंथ्स में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हम बजट में 11 लाख करोड़ अनुमान किए थे, वो ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। उसके कारण कई सेक्टर्स में स्लो डाउन दिख रहा है। अगर हम मेटल की बात करें तो लास्ट 5 दिन 10 दिन को हटा दें तो मेटल में आप देख रहे हैं सबसे जोर गिरावट हुई है। आप सीमेंट की प्राइसेस को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेल्स को देख लीजिए, सब जगह स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो पहले तिमाही में खाली 5-6% था, और हमारा अनुमान है दूसरी तिमाही में भी लो सिंगल डिजिट नंबर पर रहेगा। सो 11 से 13% का पूरा साल का जो अनुमान है उसका पूरा वेटेज सेकेंड हाफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड, हम देख रहे हैं कि एक स्टाइल शिफ्ट चेंज स्टार्ट हो गई है इलेक्शन के बाद। तो लास्ट 3 साल मोमेंटम, वैल्यू, बीटा सबने आपको परफॉर्मेंस देके दिया, लेकिन लास्ट 4 महीने से हम देख रहे हैं लो क्वालिटी और ग्रोथ, ये 3-4 फैक्टर्स वापस आ रहे हैं 3 साल के बाद। तो अपने पोर्टफोलियोज को उसी तरह अलाइन करने की जरूरत हो रही है। और तीसरा, अगर हम देखें तो मार्केट का ब्रेथ नैरो डाउन होता जा रहा है। अगर ये करेक्शन के पहले अगर आप देखें 1-1.5 महीने से, अगर आप किसी से भी बात करो, HNI ट्रेडर, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मार्केट नई हाई पर जा रहा था लेकिन उनके पोर्टफोलियोज या तो नेगेटिव या तो फ्लैट थे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट 3 साल में डिफेंस, PSUs, रेलवेज और काफी सारे मोमेंटम स्टॉक जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे वो लास्ट 3-4 महीने से डाउन है, और काफी जोर से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये 3-4 चीजों को ध्यान रख के आगे अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करें, और आने वाला समय पूरा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की तरफ होगा। कई सारे हैवी वेट्स इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, और जो ब्रेथ है रैली का वो नैरो होता जा रहा है। जस्ट एक डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं कि लास्ट 1 साल में मिड कैप 150 जो इंडेक्स है, जिसमें 150 स्टॉक है मिड कैप के, उसमें खाली 25 स्टॉक ने 50% का प्रदर्शन, मतलब 50% का रिटर्न दिया है इंडेक्स का। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली थी अब वो नैरो होते जा रही है। और क्या ये 2018-19 का रिपीट हो सकता है? ये क्वेश्चन हम रोज अपने टीम में भी डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए वो काफी डिफरेंट होगा जो लास्ट 2-3 साल की रैली में रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि 2018 और 19 की आपने याद ताज़ा करा दी, वो मेमोरी अभी तक मेरे पास है। ये वो पीरियड था पंकज जी जहाँ पर रिटेल का इतना पैसा शायद मार्केट में नहीं आया था। वो पैसा कोविड के बाद आया, और कोविड के बाद वो जो पैसा आया उसने कभी उस तरीके के
फेजेस देखे नहीं, तो क्या अगर ये मार्केट उस तरीके के 2 साल के अगर चक्रव्यूह में फंस गया और अगर एफआई की भी सेलिंग रही, तो क्या एक रिस्क है कि जो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होंगे? ये अनुज भाई, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में 50% ऑफ निवेशक जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, उन्होंने मंदी नहीं देखी है। उन्होंने एक तरफा लास्ट 3 साल में तेजी देखी है। और ऑलमोस्ट 3 में से 4 निवेशक 3 से 4 साल पुराने ही हैं। सो एक अब वो किस तरह बिहेव करेंगे जब एक कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे या करेक्शन फेज में जाएंगे, ये बोलना बहुत मुश्किल है आज के दिन। और मेरे हिसाब से ये एक डर की वजह भी है। और दूसरा अगर आप देखें तो हम म्यूचुअल फंड में 2,60,70,000 करोड़ पहले 8 महीने में हम देखे हैं इनफ्लो। लेकिन इसमें से अगर आप डी कोड करो तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में करीबन 90,000 करोड़ के ऊपर का इनफ्लो है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लोग रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम जो कैटेगरीज हैं उसमें फ्लो इतना नहीं है, चाहे वो लार्ज कैप हो फ्लेक्सी कैप हो। सो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में नॉर्मली टुवर्ड्स द एंड वाला जो साइकिल होता है उसमें काफी जोर से रफ्तार से पैसे आते हैं। हमने पहले साइकिल्स में भी देखा है, 2008 में देखा, फिर 2017 में देखा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में काफी जोर से इन्फ्लो आता है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलें कि फ्लोज को ग्रांटेड ना लें। ये एक साइकिल है। हो सकता है आप नेक्स्ट 3-5 साल अगर बने रहे तो पैसे जरूर बनेंगे, लेकिन इन द नियर टर्म ये रिस्क को ना इग्नोर ना किया जाए। ओके, अच्छा पंकज जी, अभी तो बात की हमने फ्लोज की और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की थोड़ी। यहाँ पर जो ये टफ टाइम और स्लाइटली टाइम जिसे आप एक कंसोलिडेशन का फेज मान के चल रहे हैं, इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन होना कैसा चाहिए? वर्ल्ड वाइड एक स्पेशली यूएस से जो रेट कट की साइकिल शुरू हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉसिबली आरबीआई का निर्णय क्या होगा हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए? वो जो स्टॉक सिलेक्शन की मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ या फिर वो जो स्पेस पूछ रहा हूँ, उसमें आप रेट सेंसिटिव्स को कहाँ रखेंगे इस दौर में? वीरेंद्र जी, अगर आप 100 साल की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री ग्लोबली भी देखो तो 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है जब अर्निंग्स और इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, जो हमने कोविड के बाद विश्व में, इंडिया में सब जगह देखा। और उस समय क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं करता है। लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन, लोअर क्वालिटी, हाई बीटा, वैल्यू, मोमेंटम, सब साइड के स्टाइल आपको पैसा बना के देते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होता है या कम होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, तो स्टाइल और फैक्टर्स चेंज होते हैं। उसमें क्वालिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आती है, बिकॉज लोगों को सेफ्टी चाहिए। एंड लो वॉलेटिलिटी एक बड़े रूप में उभरती है। तो ये फैक्टर्स आई थिंक आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्वालिटी का मतलब है अच्छे प्रमोटर्स, अच्छी मैनेजमेंट टीम्स, अच्छा और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लोज, और खाली प्रॉफिट एंड लॉस को ना देखें, उसके हाइजीन को देखें। तो क्लियरली जो कंपनियां रिटर्न ऑन कैपिटल जो आप 100 रुपए बिजनेस में लगाते हैं, अगर उसमें 15-16 रुपया भी अगर आप ना बनाए तो बिजनेस चलाने का कोई मतलब नहीं। उससे बेटर है आप एफडी में पैसा लगा दें। तो वो जो क्वालिटी का फोकस है, वो आप वापस आते हुए क्लियरली दिख रहा है हमें। जो अपने पोर्टफोलियो में भी लास्ट 4 दिन में दिखा कि मार्केट्स काफी जोर करेक्ट किया, लेकिन पोर्टफोलियोज हमारा उतना करेक्ट नहीं किया, बिकॉज क्वालिटी की तरफ काफी बड़ा फोकस था। सेकंड, आपके सवाल पर फाइनेंशियल्स, आई थिंक जब भी रेट कट होता है तो मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट आने वाले समय में रेट कट के कारण आपकी जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिप्राइस होना नीचे चालू होती है। और जिनके पास फिक्स्ड लोन बुक है वो इतना जल्दी रिप्राइस नहीं होता है। तो आपको कई कई बैंकों में मार्जिन एक्सपेंशन की संभावना दिखने लगेगी। बट आज देश में प्रॉब्लम ये है कि कासा डिपॉजिट काफी कंस्ट्रेंट है, जिसे हम करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। क्योंकि बाकी क्षेत्रों में, चाहे इक्विटी मार्केट्स हो या कहीं और जगह हो, वहां पैसे काफी जोर से बन रहे थे। तो इस समय थोड़ा सा कासा है, लेकिन जो दूसरे तिमाही के एडवांस नंबर्स आए सारे बैंकों पे, उनमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी था इस बार कि कासा रेशियो में बढ़ोतरी हुई है।
काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो ये एक अच्छा स्टेप है और हमें लगता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेशियो है, अगर आप देखें तो 12 साल के लो पर है। तो धीरे-धीरे यहाँ अच्छे वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कई सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स पर अपना वेटेज बढ़ाना चाहिए, ये हमारी सोच रहेगी। ओके, अच्छा पंकज जी, एक और स्पेस मतलब स्पेशली जिसकी याद मुझे आज आई या फिर पिछले 2-3 दिन से आ रही है। अगर आप लास्ट 2-3 बार की गिरावटों को देखें, जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई वो 3-4 जून का दिन, उसके बाद बजट का दिन, एकदम से बाजार ने लैच ऑन किया, पकड़ने की कोशिश करी एफएमसीजी को। और हर उस आई थिंक इस 4 महीने के फेज में जब जब डिप आया, एफएमसीजी को बाजार ने हाथों हाथ दिया। बट डाबर के क्वार्टरली अपडेट्स को देखने के बाद, मैरिको के क्वार्टरली अपडेट्स को देखने के बाद, या फिर रूरल डिमांड है उसको देखने के बाद, अब यहाँ पे आप इस थोड़े से टर्बुलेंस भरे फेज में एफएमसीजी को, डिफेंसिव्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो डिफेंसिव्स में ये तिमाही तो खाली मत देखिए, बट एक बड़ा पिक्चर देखिए कि 2 डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। एक, इस बार मॉनसून वन ऑफ द बेस्ट रहा है और अगर पूरे देश में देखें तो करीबन 8% अबव एवरेज का मॉनसून रहा है, जो हमारे हिसाब से रूरल जो बेल्ट है उसमें कंजम्पशन को स्पर करेगा, जो डाउन था। दूसरा, अगर हम देखें फर्स्ट 5 मंथ्स के गवर्नमेंट की जो आंकड़े आए हैं, उसमें ये क्लियरली दिखता है 20% आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 5% की बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सब्सिडी और जो स्कीम्स थी वो लोग प्रेसिडेंस ले रही हैं कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अगर ये रहा तो आने वाले समय में कंजम्पशन को एक बूस्ट भी मिल सकता है और हम पितृ पक्ष के बाद अब हम फेस्टिव सीजन में एंटर किए हैं सितंबर एंड अक्टूबर से, और ये एक पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि काफी सारे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, कंपनियों से, तो वो इस फेस्टिविटी को काफी उत्साह से अवेट कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी वो एक सेगमेंट है जहां पर हमें फोकस रखना चाहिए। काफी पेनिट्रेशन लेवल्स लो है और हमें लग रहा है कि वहाँ मतलब काफी सारी अच्छी कंपनियां हैं और हमने भी अपने पोर्टफोलियो में काफी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को वेटेज दिया है क्योंकि हमें लगता है जो वर्स्ट साइकिल थी कंजम्पशन की वो बिहाइंड है और आने वाले समय में जो कंपनियां भी 15 से 25% प्रॉफिट ग्रोथ करेगी वो डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट होगी। लेकिन पंकज जी इसमें एक चीज़ है, सॉरी पंकज जी इसमें एक चीज़ है, सॉरी मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए अनुज। ये इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी काफ़ी लीड किया है मार्केट को, चाहे आप बजाज ऑटो देख लें, टीवीएस मोटर देख लें, इवन हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा डबल हो गया है पिछले 1.5 साल में। तो क्या मतलब कितना प्राइस इन है आपके हिसाब से? अगर 15-20% की ग्रोथ दिखा भी रहे हैं तो क्या ऑलरेडी प्राइस में नहीं है? 12 महीने में M&M डबल हो गया है, टीवीएस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एब्सोल्युटली अनुज जी की ऑब्वियसली कई सारे स्टॉक्स प्राइसिंग भी कर रहे हैं, कई सारी स्टॉक्स वेट भी कर रहे हैं। जैसे ड्यूरेबल्स एक सेगमेंट है जिस पर हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि जो वर्स्ट फेज था ड्यूरेबल्स के लिए वो बिहाइंड है और इसके 2 स्मॉल डेटा पॉइंट्स हैं। जो 2 कोरियंस हैं, जो मार्केट से हमें फीडबैक आ रहा है वो काफी अग्रेसिव रहते थे लास्ट 7-8-10 साल से। एक का आईपीओ हम सुन रहे हैं और दूसरे का इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने 200 से 250 सेल्स वालों को जाने के लिए बोला है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका अग्रेशन काफी कम हो गया है और इसके कारण जो प्रॉफिट पूल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का था, जो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर था, उसमें हम इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये एक सेगमेंट है, जब मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात कर रहा हूँ तो खाली ऑटोज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं वेडिंग अपैरल्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्यूएसआर की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है पेंट सेक्टर में भी वर्स्ट इज बिहाइंड। तो ये पूरे सेगमेंट पर आपका फोकस होना चाहिए जहां पर हमें लग रहा है इंक्रीमेंटल चेंज आपके लिए पॉजिटिव है। और अनुज जी, वापस मैं ये बोल रहा हूँ, जो बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ फेज था, जहां हमने 20, 25, 30% का 5 साल अर्निंग्स ग्रोथ देखा अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट, वो नेक्स्ट 12 से 18 महीने नहीं दिखने वाला है। हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से 11 से 13% अगर मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर कर दी एग्रीगेट बेसिस पर तो बहुत अच्छा है। और जो कंपनियां 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करेंगी
उन्हें डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट कहलाएंगे। उनकी भाव कम नहीं हो, भाव ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उनके भाव में गिरावट नहीं आएगी। तो ये जो फेज है ना, इसे अपने को थोड़ा संभल के नेविगेट करना होगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन फेज जो होता है वो सबसे पेनफुल होता है। इसमें अगर आप वापस वही स्टाइल अपनाएंगे जो लास्ट 2-3 साल वर्क किया, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो आने वाले समय में अच्छा ना करे। ये हमारे हमारा व्यू है। हो सकता है हम गलत भी जाएं इस व्यू में कंप्लीटली, लेकिन हमें लगता है कि इस फेज को थोड़ा सोच समझ के नेविगेट करना चाहिए, बिकॉज ग्लोबली और लोकली अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन क्लियरली दिख रहा है। ओके, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? अब इस हफ्ते से नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, टीसीएस शुरुआत करेगा ऑब्वियसली। पिछले 3-4 क्वार्टर में एक चीज़ जो क्लियर हुई थी कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था। फिर पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस के नंबर्स बहुत शानदार आए। मिड कैप आईटी तो खैर अपनी अलग ही चाल चल रहा है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? अनुज जी, मुझे लगता है कि आईटी एक अच्छे डिफेंसिव की तरह देखा जा सकता है। आईटी और फार्मा दोनों। दो चीज, एक एक्सेंचर के नंबर आए, उन्होंने आने वाले तिमाहियों में बेटर गाइड किया, तो क्लियरली उसका एक रब ऑफ इफेक्ट है। सेकंड, हमें लग रहा है कि बीएफएसआई स्पेस है, तो काफी सारी हमारी जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां और थोड़े मिड कैप स्पेस में भी वो काफी बड़ा एक्सपोजर है टुवर्ड्स बीएफएसआई। और बीएफएसआई में हमने देखा अपटिक ऑफ स्पेंडिंग ग्लोबली चालू हो गया, जिसे हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। वो जो बड़े लार्ज ग्लोबल बैंक्स हैं, उन्होंने वापस आईटी की तरफ खर्चा करना चालू कर दिया, और इसका एक पॉजिटिव रफ ऑफ इफेक्ट हम इस तिमाही में भी देखेंगे। और हमें लग रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट क्लियरली दिखेगा, और आने वाले तिमाहियों की जो कमेंट्री रहेगी वो एक मेजर पॉइंट प्ले करेगी। लेकिन मतलब आप ना भूलें कि ये सेक्टर ने भी लास्ट 4 महीने से काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई है, तो काफी सारी एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर में प्राइस्ड इन भी है। सो लार्ज कैप आईटी सिलेक्टिव और सिलेक्टिव मिड कैप आईटी पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है। सेकंड, अगर आप देखें फार्मा सेक्टर पर हमने बात नहीं की, और हमें लग रहा है कि ये काफी डिफेंसिव सेक्टर की तरह है। अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बोथ यूएस और डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों की काफी स्ट्रांग है। और साथ में जो सीडीएमओ कंपनीज हैं, जो यूएस में बायोसिक्योर एक्ट पास हुआ है, उससे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडियन सीडीएमओ कंपनीज के ऊपर रब ऑफ इफेक्ट चालू हो गया पॉजिटिवली। और काफी सारे बड़े जो इनोवेटर्स हैं, बड़े जेनरिक कंपनीज हैं, वो हमारे इंडियन सीडीएमओ प्लेयर से ऑलरेडी नेगोशिएशंस बात करने चालू कर दिए हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह उनके साथ इंगेज करें। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ यूएस बायोसिक्योर एक्ट। और हमें लग रहा है फार्मा और आईटी का एक कॉम्बिनेशन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो की तरफ से ऑन अ डिफेंसिव साइड। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके एज थैंक ऑलवेज। यू। और